प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी पूरक हिंदी पाठ्यपुस्तिका संचयन का पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हरिहर काका और उसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। पाठ प्रारंभ करें उससे पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत कहानी के लेखक मिथिलेश्वर हैं। इनका जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर ज़िले के एक गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के बाद व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना, अर्थात आजीविका के लिए इन्होंने शिक्षक बनना उचित समझा। लेखक आरा विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर ये कार्यरत हैं। मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उकेरा है। मिथिलेश्वर ने जो अपनी कहानियाँ लिखी है उसमें ग्रामीण जीवन की जो समस्याएं हैं, ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उनको अच्छी तरह से उनका वर्णन अपनी कहानियों में इन्होंने किया है। मिथिलेश्वर की प्रमुख कृतियाँ हैं बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर आपने, ये कहानी संग्रह हैं। झुनिया, प्रेम न बाड़ी उपजे, युद्ध स्थल और अंत नहीं, ये इनके उपन्यास है। अपने लेखन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। लेखक परिचय के बाद हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में कथाकार मिथिलेश्वर ने हरिहर काका के बहाने ग्रामीण पारिवारिक जीवन में ही नहीं बल्कि हमारी आस्था के प्रतीक धर्म स्थानों और धर्म ध्वजाधारकों में जो स्वार्थ लोलुपता घर करती जा रही है उसे उजागर करने का प्रयास किया है। लेखक ने हरिहर काका के माध्यम से स्वार्थ लोलुपता को उजागर किया है कि स्वार्थ लोलुपता किस प्रकार से ग्रामीण पारिवारिक जीवन में बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि जो धार्मिक आस्था के केंद्र है, मंदिर है, मठ है, और जो उस मंदिर और मठ के जो पुजारी हैं, मठाधीश हैं, संत हैं, धर्म ध्वजाधारक, उन लोगों में भी स्वार्थ लोलुपता घर करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वे स्वार्थी हो रहे हैं। उसे उजागर करने का प्रयास इस कहानी में लेखक ने किया है। हरिहर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति है। वैसे उनका भरा पूरा परिवार है। गांव के लोग कुमार्ग पर न चले यह सीख देने के लिए एक ठाकुरबाड़ी भी है। लेकिन हरिहर काका की विडंबना देखिए कि यह दोनों उनके लिए काल और विकराल बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं दोनों काल और विकराल हरिहर काका के लिए? एक तो उनका परिवार और दूसरा उस गांव की जो ठाकुरबाड़ी है, वहाँ के लोग, उनके लिए उनका व्यवहार उनके साथ ऐसा हो जाता है, डरावना, भीषण, विकराल रूप धारण कर लेता उनका व्यवहार। ये हरिहर काका के साथ ये विडंबना वाली बात है। यानी विडंबना का अर्थ ये होता है यहाँ पर कि जिस बात की हमें उम्मीद होती है उससे विपरीत परिणाम जब हमें प्राप्त होते हैं। हरिहर काका को अपने परिवार से प्रेम मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। वो सब स्वार्थी हैं। हरिहर काका को की जो प्राण के दुश्मन बने हुए हैं। उधर ठाकुरबाड़ी जो है धार्मिक स्थान है, वहाँ से धर्म का मार्ग
मिलना चाहिए, धर्म की बातें मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ के लोग भी उनके प्राणों के दुश्मन बने हुए हैं। इसको क्या कहेंगे हम? विडंबना, उम्मीदों के विपरीत। तो विडंबना, उसको भी सामाजिक विडंबना भी देखिए आप, एक उदाहरण विडंबना के बारे में कि हम क्या सोचते हैं कि शादी में जैसे धन खर्च नहीं करना चाहिए, साधारण खर्चे में विवाह करना चाहिए, लेकिन दूसरी दो और हम क्या मानते हैं, जो अच्छे खर्चे वाली शादी है, जिसमें ज़्यादा पैसा खर्च किया जा सकता है, उसको हम अच्छा समझेंगे। तो ये सामाजिक विडंबना हुई। पारिवारिक संबंधों में भ्रातृभाव को बेदखल कर पांव पसारती जा रही स्वार्थ लिप्सा। ये जो स्वार्थ लोलुपता है, स्वार्थ लिप्ता है, ये पारिवारिक संबंधों में भाईचारे को समाप्त करके आगे बढ़ रही है, पांव पसार रही है। धर्म की आड़ में फलने फूलने का अवसर पा रही हिंसा वृत्ति, और जो हिंसा की वृत्ति है वो धर्म की आड़ में फल रही है, फूल रही है। लोग जिनको अच्छा समझते हैं वे हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं। यह कहानी आज के ग्रामीण की ही नहीं बल्कि शहरी जीवन का यथार्थ भी उजागर करती है। यह कहानी न केवल ग्रामीण जीवन का यथार्थ उजागर करती है बल्कि शहरी जीवन का यथार्थ भी उजागर करती है। शहरी जीवन की सच्चाई को भी ये उजागर करती है। अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। हरिहर काका। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। लेखक जो हैं, कथाकार जो हैं, हरिहर काका के यहाँ से अभी अभी वापस लौटे हैं और कल भी उनके यहाँ पर वो गए थे, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। यानी उनका व्यवहार जो है हरिहर काका का, वो थोड़ा बदला हुआ सा उनको नज़र आया। यानी पहले वो बोलते थे, बात करते थे, लेकिन अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं रही। वो कुछ बोलने लायक नहीं लग रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। यानी भले ही लेखक को हरिहर काका ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया हो, लेकिन फिर भी उनकी नज़रें, उनकी आंखें बहुत कुछ कह गई। जो बात हम दूसरे से नहीं कहते हैं, छिपा करके मन में रखते हैं, वो हमारी आंखें, हमारी दृष्टि कह देती है। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे, यानी जिन यातनाओं को हरिहर काका झेल रहे थे और जिस मनस्थिति में वो जी रहे थे, और उनकी जो आंतरिक मानसिक स्थिति जो इस समय वर्तमान में बनी हुई थी, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती है। वो आंखें सब कुछ बता रही थी, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति में जब हम रहते हैं, जब हम किसी से कुछ नहीं कह पाते हैं, तो हमारी आंखें ही बहुत कुछ कह देती है। उस समय मुंह खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा लेखक कह रहे हैं। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हुआ हूँ। लेखक कहते हैं कि वे हरिहर काका की ज़िंदगी से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। जो लेखक हैं, जो कथाकार हैं मिथिलेश्वर,
वो गांव में जिन लोगों को सम्मान देते हैं उनमें से हरिहर काका भी एक हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। हरिहर काका के प्रति मेरा आसक्ति यानी उनका लगाव, उनका प्रेम के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। कथाकार का हरिहर काका से जो लगाव है उसका कारण एक तो व्यावहारिक है, दोनों का आपसी व्यवहार है, पारिवारिक व्यवहार है, और दूसरा कारण है वैचारिक विचारों का। उनके विचारों में आपसी तालमेल बैठता है, विचार मिलते हैं। उनमें प्रमुख कारण ये दो हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं। दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चों को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। लेखक बताते हैं कि हरिहर काका उनको अपने पुत्र के जैसा ही प्यार देते थे और वो उनके पिता के समान थे। और जब मैं सयाना हुआ, जब लेखक बड़े हुए, समझदार हुए, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। तो हरिहर काका उनके लेखक के दोस्त बन गए, मित्रता जैसा व्यवहार हो गया। कहते हैं ना कि कोई बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पिता को उसको मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। ऐसा लगता है कि जैसे इतनी उम्र तक हरिहर काका ने मुझसे दोस्ती करने के लिए इंतज़ार किया। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। लेखक कहते हैं कि उनकी माँ ने उनको ये बताया कि जितनी गहरी दोस्ती लेखक की हरिहर काका से हुई थी, वैसी दोस्ती हरिहर काका की और दूसरे से किसी से आज तक नहीं हुई। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे। लेखक को हरिहर काका सब कुछ बता देते थे, उनसे खुलकर बात करते थे। लेकिन फ़िलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय से ऐसा चल रहा है कि उन्होंने कुछ बातें अपने मन में रखना प्रारंभ कर दिया। वो मुझसे उन बातों को नहीं बताते हैं मुझे। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो। मझधार यानी जल प्रवाह या भवसागर के मध्य, और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी जो चिल्लाहट की जो आवाज़ है वो सागर के बीच में उठती गिरती लहरों में विलीन यानी लुप्त हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। जैसे कोई सागर के बीच में कोई नाव में से अगर कोई आवाज़ भी देगा तो वहाँ तक आवाज़ ही नहीं पहुँचेगी जिनके पास पहुँचाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं। फिर तो यही है कि भाई चुप रहो और नाव पानी में डूब रही है और हम भी डूब जाएंगे। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। लेकिन मन इस बात को नहीं मान रहा है। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए थे। यानी इन दिनों हरिहर काका घिरे हुए थे कुछ समस्याओं से। जीने की लालसा उनकी बढ़ गई थी और जीने की लालसा में उनकी बेचैनी भी बढ़ गई थी, छटपटाहट बढ़ गई थी। ऐसी कुछ परिस्थितियों में हरिहर काका घिरे हुए थे।
हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहें और क्या न कहें या क्या करें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। लेखक कहते हैं कि मैं जो हरिहर काका के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या कहें क्या करें, किम कर्तव्य मूढ़, यानी क्या करें क्या नहीं करें, इस स्थिति में आ गए। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, यानी कोई उनके पास में अपने आप को हल्का करने का उपाय भी उनके पास में नहीं है, न कोई ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई उक्ति नहीं, कोई बात नहीं जिससे कहकर वे मुक्ति पा सके। यानी जो जिन समस्याओं से वो जूझ रहे थे इन दिनों, उन समस्याओं से मुक्त होने का उनके पास में कोई उपाय नहीं था, कोई बात नहीं थी। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। लेखक का कहना यह है कि उनकी स्थिति में कोई भी हो वह भी इस गूंगेपन का शिकार हो सकता है, और मैं भी अगर होता तो मैं भी इसी गूंगेपन का शिकार हो जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये सब बताने से पहले अपने गांव का और ख़ासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त यानी छोटे रूप में परिचय मैं आपको देना उचित समझता हूँ, यानी ठीक समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाज़ार बस स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम दिशा में किनारे का बड़ा सा तालाब है, पश्चिम किनारे का, और गांव के मध्य बीचों बीच में बरगद का पुराना पेड़ है, वृक्ष है, और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी खेत कहते हैं। गांव में इस ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, तब कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोंपड़ी बना करके रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग करके खा लेते थे, यानी भिक्षावृत्ति करके जो भी उनको मिलता था, आटा दाल चावल, उससे वो अपना जीवन चलाते थे। पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे, यानी लोगों के मन में वो पूजा पाठ की भावना जगाते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। कलेवर कहते हैं ढांचे को। मंदिर का जो पहले जो छोटा ढांचा था वो बड़ा बन गया, विशाल बन गया और बढ़ता चला गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय प्राप्त हो, लड़की की शादी हो, अच्छे घर में हो तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपये, जेवर, अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी लिख देते। यह परंपरा आज तक भी जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से होती है। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते हुई। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई
क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में, अन्य चीज़ों की अपेक्षा में ठाकुर बाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। यानी लेखक ये कहना चाहते हैं कि लोगों की ठाकुर बाड़ी के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था है कि उनके द्वारा जो चंदा दिया जाता है, जो चढ़ाया जाता है, उससे ठाकुर बाड़ी जो है बहुत फैली हुई बन गई, बहुत बड़ी बन गई और विकसित हो गई। इतना विकास उस गांव में न तो अन्य चीज़ों का नहीं हुआ, कोई भाई सड़क बनती या बिजली का या कोई स्कूल, इनका विकास होता। वहाँ ठाकुर बाड़ी का ही ज़्यादा विकास हुआ है और चीज़ों की अपेक्षा में, तुलना में। अब तो यह गांव ठाकुर बाड़ी के नाम से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं है। ठाकुर बाड़ी के नाम 20 बीघे खेत हैं, ज़मीन है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुर बाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्त करती है। वो जो समिति है वही जो है 3 साल में एक बार महंत और पुजारी की नियुक्ति करती है कि कौन 3 साल तक पुजारी रहेगा और कौन महंत रहेगा। ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुर बाड़ी का काम क्या है? धार्मिक है वो, तो वहाँ के कर्मचारियों का, वहाँ के महंत जी का, पुजारियों का काम वहाँ की सेवा पूजा करने के साथ साथ लोगों को भक्ति भावना की तरफ लाना है, लोगों के मन में भक्ति भाव को जगाना है। और जो लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं उनको धर्म की तरफ सन्मुख करना है, लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुर बाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। तंबू यानी अहाते में, यानी उसके ठाकुर बाड़ी के आसपास की जगह पर तंबू लग जाता है, यानी टेंट लगा देते हैं, शामियाना लग जाता है, तिरपाल वगैरह। लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से ही होती है। गांव में कोई भी पर्व मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है, उसकी शुरुआत भी सबसे पहले ठाकुर बाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीपक ठाकुर बाड़ी में ही जलता है। जन्म हो, शादी, जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलियान में जब फसल की दौनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, यानी दौनी का मतलब है अनाज निकालना। उसको खलियान में जब फसल की दौनी होकर अनाज की ढेरी लग जाती है, यानी दौनी एक प्रक्रिया है अनाज निकालने की। उसके बाद में ही अनाज अलग होता है और कचरा जो दूसरा है वो अलग हो जाता है। अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर के नाम अग उम निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। यानी ठाकुर जी का जो हिस्सा होता है, पहला हिस्सा, उसको अग उम बोलते हैं, पहला हिस्सा। ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। मन और तन दोनों स्तर पर ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध गहरा है। घनिष्ठ यानी
बहुत गहरा संबंध है और ये संबंध मन से भी है और तन से यानी शरीर से भी है। दोनों स्तर पर ही लोगों का गहरा संबंध ठाकुरबाड़ी के साथ है। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। गांव के लोग ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन, उनके उपदेश, उनकी कथा सुनते हैं और ठाकुर जी का दर्शन करके वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा गांव के लोग मानते हैं और ठाकुरबाड़ी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। परिस्थितिवश इधर हरि काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया। लेखक कहते हैं कि हरिहर काका पहले ठाकुरबाड़ी जाते होंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई, कुछ पारिवारिक स्थितियां ऐसी आ गई कि उन्होंने अब ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वे अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे मन बहलाने के लिए। कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ। लेखक कहते हैं कि वे खुद भी कभी कभी मन बहलाने के लिए ठाकुरबाड़ी में जाते हैं, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आँख नहीं सुहाते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं रहती है। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं। दोनों जून यानी दोनों समय, सुबह और शाम, और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है, वे बातें बनाते हैं। हरिहर काका 4 भाई हैं। अब लेखक जो है, कथाकार जो हैं, हरिहर काका के परिवार के बारे में बता रहे हैं कि हरिहर काका के परिवार में कौन कौन हैं। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। हरिहर काका के कोई बाल बच्चे नहीं हैं, उनके भाइयों के ही बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई है। छोटे भाइयों के जो बेटे हैं, उनके जो 2 भतीजे हैं, उनकी शादी हो गई है। हरिहर काका के भतीजों की शादी। उनमें से एक पढ़ लिख करके शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। हरिहर काका का एक जो भतीजा है वो पढ़ लिख करके शहर में किसी ऑफिस में बाबू बन गया है, लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की थी। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे। हरिहर काका ने 2 शादियां की संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन और लंबे समय तक इंतज़ार भी किया, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। उनके कोई संतान नहीं हुई और उनकी पत्नियां भी मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र में और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। यानी तीसरी शादी के लिए हरिहर काका स्वयं तैयार नहीं हुए। हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। वो 4 भाई हैं और उन 4 भाइयों के पास में 60 बीघा ज़मीन है। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। 15 बीघा एक भाई के हिस्से में ज़मीन आती है। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं। इनका सारा खर्चा, आजीविका कृषि पर ही आधारित है, कृषि पर ही निर्भर है। शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। शायद इसीलिए वे सामूहिक परिवार में रहते आ रहे हैं। उनका परिवार संयुक्त परिवार है, एक साथ मिलकर के रहते हैं।
हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को ये सीख दी, ये शिक्षा दी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता दें, खाना दें, किसी बात की तकलीफ़ न होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा जलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। यानी उनकी जो पत्नियां हैं अपने अपने पतियों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती थी, और हरिहर काका के आगे तो बच्ची कुची चीज़ें आती थी। जब उनके पति खाना खा लेते और उनमें से कुछ बचता, वो हरिहर काका के पास में वो खाना आता था। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खा करके ही संतोष करना पड़ता था। कभी कभी तो उनको सही खाना भी नहीं मिलता था और बासी और रूखा सूखा खाना उनको मिलता था, और उसी उन्हें खाना पड़ता था और उसी में उनको संतोष करना पड़ता था। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल यानी अपने अपने कामों में सभी लगे रहते थे, शामिल रहते थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमाचौकड़ी मचाते, या तो बच्चे अपना घर पर पढ़ाई लिखाई का काम करते रहते थे, और जब पढ़ाई लिखाई से वो फ्री हो जाते तो खेलने में लगते, धमाचौकड़ी मचाते। और जो उनके जो भाई हैं मर्द खेतों पर गए रहते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती थी। दालान वो होता जो घर के अंदर जो खुला स्थान होता है, कमरों के बाहर बरामदा जिसको कह सकते हम, जो 3 तरफ से ढका हुआ रहता है स्थान और एक तरफ से पूरा खुला हुआ रहता है, उसको दालान बोलते हैं। तो दालान के कमरे में अकेले जो हरि काका पड़े रहते, और जब उनको कोई ज़रूरत होती थी तो वो अपनी ज़रूरत की सामान की पूर्ति करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वे खुद ही उठ करके जाते थे और अपना काम खुद करते थे। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके वे हरिहर काका की आंखें भर आती थी। उस समय उन्हें अपनी पत्नियों की बहुत याद आती थी, और इतनी याद आती थी कि उनकी आंखें भर आती, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। भाइयों के परिवार के प्रति मोहभंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। अब धीरे धीरे जो है हरिहर काका जो है उनका मोह भाइयों के परिवार से भंग होने लग गया था धीरे धीरे। पहले जैसा प्रेम इनके प्रति नहीं था। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में कलरगी करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बजके, चटनी, रायता आदि बने थे। बजके का अर्थ होता है जो आलू को जैसे गोल काट करके उसको बेसन में डुबो के उसकी पकौड़ी जो बना लेते हैं, वैसे उधर भोजपुर की तरफ, बिहार की तरफ लौकी को गोल काट करके और उसको बेसन में डुबो करके उसकी पकौड़ी बनाई जाती है। उसको बिहार में बजके बोलते हैं। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उसे अच्छा खाना मिलने वाला था। उसका जो है भतीजे का जो दोस्त आया था, उसके कारण उसको आज अच्छा खाना मिलने की उम्मीद उसकी बनी थी।
लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दवनी हो रही थी। दवनी मैंने आपको पहले ही बताया, जो है अन्न को निकालने की एक क्रिया होती है, उसको दवनी बोलते हैं। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। उनके जो खाना बना था, अच्छा, वो भतीजे का जो मित्र आया था उसके कारण जो अच्छा खाना बना था उसको सबने खा लिया, और भाइयों ने भी खा लिया। और भाइयों ने सोचा कि हमारे भाई जो हरिहर ने तो पहले ही खाना खा लिया होगा। ऐसा सोच करके उन्होंने भी अपने भाई हरिहर से कुछ नहीं पूछा और वो खेत में चले गए, क्योंकि उनको तो यही पता ना कि उन्होंने अपनी पत्नियों से कह रखा कि इनका ध्यान रखा करो, तो उन्होंने ध्यान रखा होगा, लेकिन ऐसा तो था नहीं। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे में से निकल करके और हवेली में प्रवेश किया। उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। उसमें भात चावल थे, मट्ठा जो दही का जो होता है मट्ठा, और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उनको पता कि आज अच्छा खाना बनाया, लेकिन मुझे ये खाना रखा जा रहा है। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन्न की तेज आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया, सारे चावल बिखर गए। अलग अलग घरों के अंदर जो लड़कियां बहुएं जो सब बैठे हुए थे सब बाहर आ गए, बाहर निकल आए। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। वे उस हवेली से वापस अपने दालान में जो उनका कमरा था उस तरफ थोड़े बढ़े। और समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो, तो अपने मन से ये बात निकाल देना। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, गरज रहे थे कि तुम समझते हो कि तुम मुझे फ्री में खिला रहे हो, मुफ्त में खिला रहे हो, तो इस बात को तुम मन में से निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। यानी वो 4 भाई थे, चारों के 15-15 बीघा ज़मीन है। तो जो हरिहर काका की जो 15 बीघा ज़मीन है उसकी जो आय है वो भी इसी घर में शामिल में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ। मेरी जो उसकी जो हरिहर काका का कहना ये था कि जो उनकी जो इनकम थी उस खेत से, उसमें तो वो जो नौकर रख सकते हैं और अच्छा खाना बनवा करके खा सकते हैं आराम से। तब नौकर चाकर रख करके अच्छा बनवा के खाएंगे, तब भी उसके कोई कमी नहीं आएगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आदि। ऐसे वो चिल्लाते हुए और दालान की तरफ बढ़ गए। धन्यवाद।